नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ जो है सीधे आपके काम की। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नोटबंदी के दौरान कालाधन निकालने की सरकार की योजना रही फेल। सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए हुए जमा। राजस्व सचिव बोले ज्यादा जुर्माने के चलते लोग रहे दूर। ग्रोथ पर नोटबंदी के गलत असर से वित्त मंत्री का इनकार। कहा ग्लोबल मंदी से घटी रफ्तार। कम नौकरियों के आरोपों को भी बताया निराधार। 3 जून को जीएसटी काउंसिल से पहले वित्त मंत्रालय में कारोबारियों का मजमा। हर इंडस्ट्री की डिमांड कम करो रेट, लेकिन सरकार की दो टूक न रेट बदलेगा न डेट। जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया हम लोगों ने काफी हद तक ले गए हैं आगे। अब वो अपने अंतिम चरण में है। मुंबई पुणे वाले महंगी सब्जी दूध के लिए रहे तैयार। कर्ज माफी के लिए आंदोलन पर महाराष्ट्र के किसान बड़े शहरों को सप्लाई रोकने की दे रहे हैं धमकी। आज छोटे दायरे में ही रहा शेयर बाजार। मामूली गिरावट के बावजूद मिड कैप में रही तेजी बरकरार। रूस में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। पुतिन ने कहा आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एक साथ। अब कुडरकुलम न्यूक्लियर प्लांट करार पर देश की नजर। पहली मेड इन इंडिया जीप हुई तैयार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजमाया हाथ। दिवाली से शुरू होगी बुकिंग। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई है। 3 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जॉबलेस ग्रोथ के आरोपों को आधारहीन करार दिया। भले ही जीडीपी की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो, भले ही लगातार छटनी की खबरें आ रही हों, लेकिन सरकार मानती है कि 3 साल में उसने अच्छा काम किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लोगों और निवेशकों का भरोसा फिर कायम हुआ है। वित्त मंत्री ये भी मानने को तैयार नहीं है कि नोटबंदी ने चौथी तिमाही में ग्रोथ घटा दी है। There are several factors which can contribute to a GDP in a particular quarter. There was some slowdown visible given the global and the domestic situation even prior to the demonetization in the last year. जब सवाल रोजगार का आया तो एक बार फिर उन्होंने जॉबलेस ग्रोथ के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक जुमला करार दिया। कुछ लोगों को प्रचार सामग्री भी चाहिए होती है। आरंभ में था कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं, बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं है। जीएसटी के बाद और डिमोनेटाइजेशन के बाद जब उस तर्क में कोई दम नहीं बचा, तो मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूं कि जॉबलेस ग्रोथ है। अब जॉब्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बाहर क्रिएट नहीं होते। वित्त मंत्री के सामने 2 और सवाल रखे गए। बूचड़खानों के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक और किसानों की कर्ज माफी। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों मामलों पर फैसला राज्यों को करना है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वित्त मंत्री भले ही ग्रोथ पर नोटबंदी के असर को नकार रहे हैं और इसे बड़ा फैसला बता रहे हैं, लेकिन देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि नोटबंदी मूर्खतापूर्ण फैसला था और इसका ग्रोथ पर बुरा असर पड़ा है। You will remember that when demonetization was done, I had predicted that the economy will take a hit between 1 and 1.5%. What the Congress and the opposition had been saying has been proved true. The economy was slowing down in the middle of 2016. Instead of taking corrective measures, the government came up with this extraordinarily foolish measure of demonetization. वहीं सरकार ने आज औपचारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि काले धन का खुलासा करने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि इस योजना के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपए का ही खुलासा हो पाया। ये योजना नोटबंदी के दौरान लागू की गई थी। The response has not been so good. It is about 5,000 crore of income which is declared under PMGKY. There are mainly 2 factors for it. One was that
Even before the scheme was announced, people had tried to sort of put their cash into different accounts, and they tried to adjust their money. And the second was that the rate which we had fixed, 50% plus 25%, which was a deposit to be kept for a period of 4 years without any interest. So people found that that particular thing, 75% money being blocked or going, 50% exactly in form of tax and 25% as. जीएसटी लागू होने पर बहुत कुछ बदलने वाला है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। ऐसे में आवाज आपको लगातार इसकी जानकारी दे रहा है। मानो एक तारीख पर टिकी है तकदीर। देश के लाखों कारोबारी 3 जून की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। 3 जून को है जीएसटी काउंसिल की बैठक और उससे पहले वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों का एक मजमा जुटा है। सबकी एक ही डिमांड है, रेट कम करो। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है, न रेट बदलेगा न डेट। हर सेक्टर लगा रहा है 3 जून से पहले जोर। रेट पर रस्साकशी जारी है। ज्यादातर प्लास्टिक उत्पादों पर 18% जीएसटी लगाया गया है। इंडस्ट्री कह रही है कि बाल्टी, मग जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की चीजों पर 5% जीएसटी लगे। 5,000 रुपए से ज्यादा किराए के होटलों पर 28% जीएसटी तय है। लेकिन आज होटल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय जाकर मांग रखी कि सभी तरह के होटलों पर 12% जीएसटी लगे। देखिए अलग अलग सेक्टरों की सरकार से रेट पर क्या मांगे हैं। ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री 5% लगे जीएसटी। हमारे को जो है सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो रेट ऑफ टैक्स हमारे हैं उसी के अंदर रखेंगे। 5% वीएटी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है पिछले 10 साल से ज़्यादा से, और जो है इन्होंने अब 12% टैक्स कर दिया है। परेशानी ये है कि अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स सक्सीड होते रहे व्यापार खींचने में, तो जो पुराने लोग हैं जो पिछले 50-60 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हिट करेगा। फ्लाई ऐश इंडस्ट्री, एक ब्रिक्स, एक टैक्स, 5%, एक नेशन। जीएसटी के दरों के प्रावधान किए गए हैं, उसमें हम लोगों की इंडस्ट्री को 12 और 28% के अंदर रखा गया है। जबकि हमारे साथ जुड़ी हुई जो लाल ईंटों की इंडस्ट्री है उसे 5% में रख करके डायरेक्टली 7% का एडवांटेज तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ दिया जा रहा है, और फ्लाई ऐश के प्रोडक्ट्स के साथ उनको लगभग 23% का एडवांटेज दिया जा रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट टैरिफ एडवांटेज के अंदर कॉस्टली होता जा रहा है, मार्केट से बाहर हो जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा 18% हो जीएसटी। हमारा इंडस्ट्री का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो 7 से 8% है। तो अभी 10% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो वो इट विल बी सिंपली डिप इनटू द प्रॉफिट, एंड देयरफॉर इंडस्ट्री फ्रॉम मेकिंग अ वेफर थिन मार्जिन ऑलरेडी वो रेड में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। टेक्सटाइल पर अभी दरें तय नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 5% के निचले स्लैब में रखा जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 5% जीएसटी की उम्मीद। आप हर तरह के फाइबर, कॉटन हो या मैनमेड फाइबर हो, कोई भी प्राइस के एमआरपी के गारमेंट हो, ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, अगर हर चीज़ के ऊपर में एक सिंपल स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स अगर लगावें तो एंटायर प्रोसेस ऑफ जीएसटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हर सेक्टर की निगाहें 3 जून की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है। सबको उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। हालांकि वित्त मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि न रेट बदलेंगे न डेट। जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया हम लोगों ने काफी हद तक ले गए हैं आगे। अब वो अपने अंतिम चरण में है। जब ये लागू होगा तो बहुत बड़ा देश के अंदर एक आर्थिक टैक्सेशन के क्षेत्र का ये सुधार होगा। यानी वित्त मंत्री तैयारी पूरी कर चुके हैं कि देश में जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर जीएसटी की आड़ से घबराहट है। जी हां, जीएसटी को लेकर मन में कुछ ऐसी दुविधा है कि बड़े कारोबारी माल बेच नहीं रहे और छोटे कारोबारी माल खरीद नहीं रहे। देखिए किन सेक्टरों में दिख रही है ज्यादा मंदी। जीएसटी लागू होने से पहले लगता है कारोबार का पहिया थम गया है। इस सुस्ती की वजह है जीएसटी की अबूझ पहेली। दरअसल इंडस्ट्री इसका सटीक आकलन नहीं कर पा रही है कि कच्चे माल पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना और कितने समय में मिलेगा। होलसेलर्स को डर है कि पुराने स्टॉक पर नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा। रिटेलर्स को डर है कि अगर जीएसटी के बाद सामान सस्ते हो गए तो उनके पास पड़े स्टॉक का क्या होगा।
ऐसे में कारोबारी कोशिश कर रहे हैं कि उतना ही स्टॉक रखा जाए जो 1 जुलाई से पहले खत्म हो जाए। होलसेलर फ्रेटर्निटी है, लगभग 40% लोग जरूर ऐसे होंगे जो अभी इस स्टॉक को लेकर के जिन्होंने अपनी फर्दर परचेजेस पर थोड़ा विराम लगाया है। जीएसटी से ठीक पहले आई इस सुस्ती का असर सबसे ज्यादा सीमेंट, स्टील जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दवा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के मुताबिक वो स्टॉक में जीएसटी से पहले 55% तक कटौती करेंगे। कार डीलर्स तो अब उतनी ही कारें मंगा रहे हैं जितने की बुकिंग उनके पास आ चुकी है। डीलर्स इंटेंशनली अपने स्टॉक को बहुत कम कर रहे हैं, वो उतना ही माल जो है वो कंपनियों से उठा रहे हैं जितना उनको फर्म ऑर्डर के सामने उनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि कंपनीज भी खुद, क्योंकि उसका जीएसटी को अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डीलर्स को कह रहे हैं कि वो अपने स्टॉक को कम करें इंटेंशनली। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक उन्होंने कच्चे माल के तौर पर अनाज की खरीदारी में 50% की कटौती कर दी है। एक बार इम्प्लीमेंटेशन में क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पैकेज फूड में भी अभी हो सकता है गवर्नमेंट इसको देखे 2-4 मतलब थोड़े टाइम बाद उन्हें लगे कि कुछ फीडबैक ले इंडस्ट्री से और कुछ चेंजेस आए, बट अभी सब वेट एंड वॉच है। यानी सरकार और जानकार भले ही ये दावा करें कि जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी, लेकिन फिलहाल जीएसटी से ठीक पहले कारोबार की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। रोहन सिंह के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी दिन भर 45 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी 9600 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और वेदांता में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन स्ट्राइड, शासन, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज और अरबिंदो जैसे फार्मा शेयर्स में अच्छी तेजी रही। इसके अलावा टायर शेयरों में भी आज खासा जोश दिखा। मैक्स के साथ मर्जर की डील को इंश्योरेंस रेगुलेटर की मंजूरी न मिलने के बाद एचडीएफसी लाइफ ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्ट्री का कहना है कि आईपीओ के लिए काफी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं। But in the event that IRDA is not in favor of the present structure, we'll have to relook at the structure and see whether we can do a direct merger of the life company with the Max Life. Right. And depending on how long that process takes, we would also look at seeing whether we should do an IPO. When the Max deal came to us around a year ago, at that time we were very actively pursuing an IPO. Yeah. So a lot of preparatory work has already got done. Yeah. You know, in terms of preparing the documentation that is required. Obviously, some amount of changes are required, some amount of brushing up of the data is required, but a lot of preliminary work has got done. और यहाँ पर आवाज एट 9 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए मुंबई पुणे वालों के लिए अब महंगी हो जाएगी सब्जी और दूध। क्या है तैयारी उसके लिए आपको रखनी, देखिए आगे। कल से मुंबई और पुणे जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों में दूध और सब्जी के दाम में आग लग सकती है। कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने सप्लाई घटा दी और साफ चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो दूध और सब्जी की सप्लाई को बंद ही कर दिया जाएगा। किसानों के गुस्से की ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के शिरडी की, जहां किसानों ने हजारों लीटर दूध रास्ते पर फेंक दिया। सरकार से पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए हैं। केवल शिरडी ही नहीं बल्कि सूबे के नासिक, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिले में भी किसान के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार से गुजारिश करना चाहिए कि सब स्ट्राइक खत्म करें, किसान लोग से बात करें, जो भी आम पब्लिक जो परेशान हो रहा है वो परेशानी खत्म करें। दूध के किसानों को सब्जी किसानों का भी साथ मिल गया है। मुंबई की ओर आने वाली दूध की गाड़ियों को सतारा जिले में रात में ही रोक लिया गया। मुंबई की सबसे बड़ी एपीएमसी मंडी में सब्जियों की आवक आंदोलन के पहले दिन ही 30% कम हो गई है। वहीं पुणे जैसे शहर में आवक 50% घट गई है। सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश में है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि कर्ज माफी तक वे रुकेंगे नहीं। माल कम आया ना, शेतकरी का आंदोलन चालू है, कल तो शायद आएगा ही नहीं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या होएगा कल, कुछ होएगा कल, 100 रुपए भी बंडल हो सकता है, आएगा माल तो। बाजार भाव जो उसको मिलता नहीं, वो कोई कर्ज माफी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको
माल नहीं भेज रहे वो लोग। दरअसल नोटबंदी के बाद से ही सब्जियों के दाम जमीन पर हैं और किसानों को उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। रही सही कसर दाल, गेहूं, सोयाबीन और सरसों ने पूरी कर दी। नोटबंदी के बाद अनाज बाजार पर अब जीएसटी की मार पड़ने जा रही है, लिहाजा कमोबेश पूरा अनाज बाजार एमएसपी के नीचे है। ऐसे में किसानों की माली हालत बदतर हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर किसान कर्ज माफी का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अगर इस मसले पर कोई ठोस फैसला जल्द नहीं लिया तो सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। रौनक कुकड़े, नागपुर। आतंकवाद चाहे कहीं से भी पैदा हो रहा हो मंजूर नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आतंक के खिलाफ जंग में रूस भारत के साथ है और भारत रूस संबंधों पर पाकिस्तान का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बातें पुतिन ने रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कही। उम्मीद है कि पीएम के दौरे में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए करार पर भी बात आगे बढ़ेगी। पुतिन से मुलाकात के अलावा मोदी ने इन्वेस्टर्स मीट में भी हिस्सा लिया और रूस के निवेशकों को भारत के डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए न्योता दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक नीति बनाई है और मैं चाहूंगा कि उस नीतियों का रशियन कंपनियां भी अध्ययन करें और उसमें भारत के साथ मिलकर के किस प्रकार से काम किया जा सकता है, मैं उनको निमंत्रण देता हूं। और यहाँ पे लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको दुनिया की सबसे महंगी कार। भारतीय एयरटेल में टेलीनॉर इंडिया के मर्जर के लिए सेबी ने भी अप्रूवल दे दिया है। इस मर्जर के तहत एयरटेल टेलीनॉर का आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट और असम सहित 7 सर्किल का कारोबार खरीदेगा। इसमें टेलीनॉर के ग्राहक और अन्य एसेट्स भी शामिल होंगे। इन सर्किल्स में एंट्री के बाद एयरटेल के कस्टमर बेस को मजबूती मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि अब वह सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिए, उन्हीं चीज़ों का एंडोर्समेंट करेंगे जिनका वो इस्तेमाल करते हैं या वो उन्हें लगता है कि सही है। मिंट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जीवन में उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली वैसे वैसे उन्होंने बदलाव किए हैं। Things that I've endorsed in the past, I won't take names, but something that I feel like I don't connect to anymore, because if I myself won't consume those things, I would not want to promote it in a way to urge other people to consume it just because I'm getting money out of it. So yeah, those changes have come about with my whole lifestyle changing and my mindset changing completely towards the game, towards life, towards understanding the importance of minute things on a daily basis. So I would want to present it to the people as well. If I'm endorsing a brand, I would like to endorse it in the right way. क्या टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल सकता है। बीसीसीआई ने 31 मई तक टीम इंडिया के कोच के लिए आवेदन मंगाए हैं। खबर है कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और ओपनर वीरेंद्र सहवाग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी समेत डोडा गणेश, लालचंद राजपूत और रिचर्ड पाइबस ने इस पद के लिए आवेदन किया है। रेस में सबसे आगे सहवाग का नाम चल रहा है। हालांकि मौजूदा कोच अनिल कुंबले अब भी रेस में शामिल है। दरअसल हाल ही में खबरें आ रही थी कि कुंबले और टीम इंडिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद से ही नए कोच के कयास लगाए जा रहे हैं। लोन लिया लेकिन किसी वजह से वक्त पर ईएमआई नहीं दे पाया, फिर लोन चाहिए लेकिन खराब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण लोन लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में आपकी मदद करेगा सिबिल का नया रेटिंग सिस्टम। नया सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने लोन कितने का लिया, बल्कि ये भी देखेगा कि आपको कितना नया लोन दिया जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल ने एक नए तरीके की रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें उन लोगों की मदद होगी जो लोन लेना तो चाहते हैं लेकिन खराब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण लोन नहीं ले पा रहे। क्रेडिट विजन नाम के सिस्टम से सिबिल पिछले 3 साल में किसी खाते में की गई लेन देन का आकलन करके बैंक को ये बता सकते हैं कि आपकी स्थिति सुधर रही है या खराब हो रही। बैंक्स 25-30% ग्रोथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं रिटेल सेक्टर में। क्रेडिट विजन ये जो आज का जो चैलेंज है वो सॉल्व करेगा। दे विल बी एबल टू लेंड टू मोर कंज्यूमर्स। जिनको लोन्स मिला है अगर उनको अधिक क्रेडिट चाहिए वो भी उनको देने में आसानी हो जाएगी। सिबिल का कहना है कि इस नए सिस्टम से हर साल 15 लाख लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री ऐसी हो सकती है कि उन्हें लोन दिया जा सके और बैंकों का रिस्क भी उतना नहीं बढ़ेगा।
इसके साथ ही 20 लाख लोगों के लिए ज्यादा बड़ा लोन लेने का रास्ता भी खुल सकता है। निधि राय, मुंबई। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद देश में इन गाड़ियों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में सिर्फ 25,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं। इनमें 23,000 दोपहिया वाहन और 2,000 इलेक्ट्रिक कारें थी। 2015-16 में 22,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी। इनमें 20,000 टू व्हीलर और 2,000 इलेक्ट्रिक कारें शामिल थी। ई गाड़ियों की बिक्री का यह आलम तब है जब सरकार ने पिछले साल ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया के तहत 124 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। एसयूवी सेगमेंट की आइकॉनिक ब्रांड जीप ने आज पहली मेड इन इंडिया कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपस को फैक्ट्री से रोल आउट किया। पुणे के पास रांजनगांव में बनने वाली कंपस भारत में बिकने के साथ जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट भी की जाएगी। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल यानी एफसीए ने इस कार को बनाने के लिए रांजनगांव प्लांट में करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी कंपस को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ 3 वेरिएंट में लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि देश में बनने की वजह से इसकी शुरुआती कीमत 20 लाख रुपए से कम आएगी और इसका सीधा मुकाबला हुंडई की टूसो से होगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस गाड़ी पर अपने हाथ आजमाए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे महंगी कार। स्वेप्टेल नाम की रोल्स रॉयस की इस कार की कीमत है करीब 84 करोड़ रुपए। पूरी तरह से हैंडमेड इस कार की सिर्फ एक यूनिट बनाई गई है। इसे रोल्स रॉयस की क्लासिक कार और रेसिंग यॉट के डिजाइन को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये सामने से रोल्स रॉयस दिखती है जबकि पीछे से एक यॉट की तरह नजर आती है। इसकी बॉडी के पेंट वर्क पर आपका चेहरा भी आपको दिखाई दे सकता है। अब ये दिलचस्प होगा कि इस अकेली सिंगल यूनिट को, एक कार को दुनिया में खरीदता कौन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।